हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टैट्स कॉर्नर पे। और आप सभी ने ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के वीडियो देखे होंगे, लेकिन एक क्या होता है कि आप जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपने पढ़ लिया और डायरेक्ट टिक मार्क कर दिया। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं कि आपने सीधे सीधा पढ़ा और सीधे सीधा आ गया। अब आपको वहाँ पे एज ए एस्पिरेंट क्या कॉमन सेंस लगाना है, कैसे अप्रोच यूज करनी है, कैसे जो दूसरे ऑप्शन है उनको कट करना है, वो सब अपन ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उन सब में अपन डिटेल से देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपन आईएसएस जो 2024 का क्वेश्चन पेपर है स्टैटिस्टिक्स सेकंड का, जिसमें ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के जो 20 क्वेश्चन है उनके ऊपर अपन डिटेल में बात करेंगे कि कैसे उनको किस अप्रोच से सोल्व किया जाए, कैसे किया जाए। तो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। क्वेश्चन नंबर 61 क्या था? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब रजिस्ट्रार जनरल क्या होता है? जो होम मिनिस्ट्री के अंदर एक ऑफिस होता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। और इसकी मेजर एक्टिविटीज क्या होती हैं? एक तो होती है सीआरएस, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। एक होता है एसआरएस, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। एक होता है पॉपुलेशन सेंसस हो गया। और एक हो गया लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, एलएसआई जिसको बोलते हैं। अब ये तो आपको पता है, पॉपुलेशन से सब जानते हैं कि पॉपुलेशन सेंसस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करवाता है, आरजीआई करवाता है। तो अब इसमें क्या है कि आपको चीजें क्या देखनी है। एक तो पहले जो सारे ऑप्शन है इसमें तीन ऑप्शन सही है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, 1 2 3, इसमें से कोई भी तीन सही होंगे, चारों सही नहीं होंगे। तो पहली बात तो जो सीआरएस है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिससे बर्थ और डेथ एक्ट होता है 1969, 1969, जिसके अंदर आपकी बर्थ और डेथ रिकॉर्ड होती है, ये कंपलसरी है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया सिविल रजिस्ट्रेशन। सैंपल रजिस्ट्रेशन में आपका टीएफआर वगैरह, जीएफआर, टीएफआर वगैरह, टोटल फर्टिलिटी रेट वगैरह, ये सब डेटा कलेक्ट होता है, निकलता है, इसका रिलीज होता है। और सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या हो गया? सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर हो गया बेसिकली आप जब भी आप मोस्टपी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देखोगे तो उसमें सबसे पहले ये यही आएगा कि कंडक्ट सर्वे ऑन डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो जो मेजर जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मोस्पी की है। ठीक है। और हाउसिंग एंड पॉपुलेशन सेंसस, हाउसिंग एंड पॉपुलेशन सेंसस आपको पता ही है, ये आरजीआई करवाता है, ये तो ठीक है। मदर टंग सर्वे, मदर टंग सर्वे क्या है? लिंग्विस्टिक सर्वे के अंदर जो आपका रिजल्ट निकलते हैं कि कौन से एरिया में मदर टंग क्या है, ये सारी चीजें। तो ये हो गया। तो आपको ये देखना है कि तीन ही सही है। अगर चारों सही होते तो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में कुछ कुछ आप कंसीडर कर सकते हो, जैसे जीएफआर वगैरह, ये सब हो गया, वाइटल इंडिकेटर हो गया। लेकिन मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखोगे तो मोस्टपी की है ये। तो तीन, अगर कोई तीन सही होंगे तो ये आपका सेकंड जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये मोस्टपी की है। तो 1 3 और 4 ये आपको सी ऑप्शन टिक मार्क कर देंगे इसमें। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 62 की बात करूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल क्या होता है कि इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है कि नेचुरल रिसोर्स एक तो होता है जो नेचुरल रिसोर्स स्टॉक, लैंड और इकोसिस्टम बेसिस पे। एक होता है जो इनके रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। एक होता है डायरेक्ट यूज, इनडायरेक्ट यूज। तो नेचुरल कैपिटल में अगर इसमें बात करें तो अपन नेचुरल रिसोर्सेज स्टॉक हो गया, लैंड हो गया, इकोसिस्टम हो गया। तो कंप्यूटर और लाइफ सेविंग डिवाइसेज, लाइफ सेविंग डिवाइसेज ये नेचुरल कैपिटल में नहीं आती, आपको भी पता है। इसमें भी आपको सेम अप्रोच करनी है कि इसमें देखना आप तीन सही हैं, ये तीन सही हैं, कोई भी तीन ऑप्शन सही है। तो अगर आपको टिम्बर का नहीं पता है, किसका नहीं पता, लेकिन इसमें से आपको एक भी पता है कि ये नहीं होगा। कंप्यूटर तो ओब्वियसली नेचुरल कैपिटल तो नहीं है, कंप्यूटर तो नेचुरल कैपिटल नहीं है, तो फर्स्ट तो इसमें होना ही नहीं चाहिए। अगर इससे डायरेक्ट अगर एक ही ऑप्शन से ये आंसर इसका आ जाएगा, अगर आपको बाकी चीजें नहीं भी पता है। अब आपको पता है कि नेचुरल कैपिटल में आपको पता है कि ये एग्रीकल्चर लैंड नेचुरल कैपिटल है, एनर्जी टिम्बर, ये एनर्जी टिम्बर आएंगे नेचुरल रिसोर्सेज स्टॉक के अंदर। तो ऐसे आपको अप्रोच करना, आपको जरूरी नहीं है कि आप 100% आंसर आए, लेकिन आपको उसका करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। अब अपन बात करते हैं कि डेटा फॉर हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम एस्टेब्लिशमेंट वर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सेंसस। ये तो बेसिकली आपने अगर इकोनॉमिक सेंसस अगर डिटेल में पढ़ा होगा तो उस टाइम अगर आपको ये आंसर आया होगा। तो अगर मैं बात करूं
इकोनॉमिक सेंसस क्या होता है, कौन करवाता है? इकोनॉमिक सेंसस करवाता है इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स डिवीजन। ये आता किसके अंडर में है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स। ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली वही है जिसमें सीएसओ, पहले जो सीएसओ होता था, तो उसी को नाम चेंज करके, या तुम कैसे ही मान लो कि दोनों को मर्ज करके एनएसओ बना दिया, उसके अंदर एक हेड है, वो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही ये ईएसडी आता है, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स डिवीजन। ये इकोनॉमिक सेंसस करवाती है। अब अपन बात करें कि अब तक कितने इकोनॉमिक सेंसस हो गए। पहला इकोनॉमिक सेंसस फर्स्ट कब हुआ था? 1978 या 77 78 के आसपास। दूसरा हुआ था 80, ऐसे करके। जो सिक्स्थ सेंसस हुआ था, और सॉरी, फिफ्थ हुआ था 2005 के आसपास, और सिक्स्थ हुआ था 2013 14, और जो सेवन्थ हुआ था इकोनॉमिक सेंसस, वो हुआ था 19 20। अब इसके अंदर क्या होता है, जो सेवन्थ है इसके अंदर जो डेटा है वो रिलीज नहीं हुआ इसका। क्वालिटी वाइज के हिसाब से कुछ भी हुआ होगा, वो डेटा रिलीज नहीं हुआ सेवन्थ इकोनॉमिक सेंसस का। तो हमारे पास जो लास्ट डेटा रिलीज है वो सिक्स इकोनॉमिक सेंसस का ही है। तो अब अगर आपने पढ़ा है कि ये सिक्स्थ इकोनॉमिक, वैसे तो अगर आप, इन्होंने क्या है ना कि आप जो एक बेसिक लाइन उठाओगे ना, आप डिटेल में ना जाके थोड़ी सी भी चीजें उठाओगे ना, आप सिक्स इकोनॉमिक सेंसस के बारे में कुछ दो चार चीजें, तो उसमें सबसे पहले ये आ जाएगा कि हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के लिए इन्होंने सेपरेट डेटा कलेक्ट किया गया। तो ये तो हो गया कि अगर आपने पढ़ा है तो। अब इसमें दूसरी अप्रोच क्या होती है? दूसरी अप्रोच ये होती है कि देखो, सेवंथ का तो आएगा नहीं इसमें आंसर, क्योंकि सेवंथ का डेटा रिलीज नहीं हुआ। अब हमारे पास लेटेस्ट क्या है? सिक्स्थ है। या तो इसमें से क्या होता है कि कोई इकोनॉमिक सेंसस स्पेशल होता है कि जिसके अंदर मेजर चेंजेस होते हैं। जैसे अब ये मान लो कि आप पॉपुलेशन सेंसस अब होगा, जब भी होगा, तो उसमें मेजर चेंजेस होंगे, क्योंकि ये कई सारी चीजें आ गई, और उसमें डिजिटलाइजेशन वगैरह, नई लैंग्वेज वगैरह, कितने लैंग्वेज में कराया जाएगा पॉपुलेशन सेंसस बात करें। तो एक तो उधर रेगुलर चल रहा होता है, तो उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं होता। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? या तो लास्ट हो, या कोई कुछ स्पेशल हो। तो अब आप देखोगे उसमें, जैसे सीपीआई में मोस्टली बेस ईयर, अभी तक सीपीआई डब्ल्यूपीआई का मोस्टली आप बेस ईयर देखोगे 2011 12 है, अभी चेंज हो रहा है। तो वो, क्योंकि हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के लास्ट जो रिजल्ट हैं वो 2011 12 के हैं। तो अब आंसर में इसमें अगर आपको लगाना है तो सिक्स इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमारे पास लास्ट वही है। और आप छोड़ भी सकते हो वैसे, कोई वो नहीं है, लेकिन आपको बेसिक चीजें लगानी है इसमें। आप हर चीज याद नहीं रख पाओगे कि पहले इकोनॉमिक सेंसस में क्या हुआ था, दूसरे में क्या हुआ था, अगर आपने नहीं पढ़ा है। तब ये चीजें हैं। सिक्स्थ हो गया इसका आंसर, सिक्स्थ इकोनॉमिक सेंसस हो गया। लेकिन अगर आप सिक्स्थ इकोनॉमिक सेंसस के बारे में भी अगर थोड़ी सी चीजें जानकारी लोगे, तो ये पहले में ही आ जाएगी आपके पास में। अब अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 64, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेक्रेटरी ऑफ एनएससी। अब देखो, एक एक होता है चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। अब ये चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया क्या होता है? ये होता है सेक्रेटरी मोस्पी। ठीक है। और जो चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया ही होता है सेक्रेटरी एनएससी, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन। लेकिन इसके अंदर दोनों ऑप्शन है। आपको पता है कि जो सेक्रेटरी ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन कौन होता है? तो अभी के टाइम में, अभी के टाइम में, आज के टाइम में क्या है, जो एनएससी होता है, एनएससी के एक्चुअली 7 मेंबर होते हैं। एक तो होता है चेयरमैन, और इसके हो गए चार, इसके मेंबर हो गए। एक हो गया इसका सेक्रेटरी। अब ये सेक्रेटरी कौन होता है? ये होता है सीएसआई कम सेक्रेटरी मोस्पी। और एक होता है, वो होता है नीति आयोग का मेंबर, नीति आयोग का एक्स ऑफिशियो मेंबर जो बोलते हैं। ये ऐसे करके जो 7 लोगों का होता है, ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन होता है। एक चेयरमैन हो गया, इसके 4 मेंबर हो गए, एक सेक्रेटरी हो गया। अब ये सेक्रेटरी क्या होता है? ये सीएसआई भी होता है, और कम सेक्रेटरी मोस्टली भी होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, और ये चीजें थोड़ी सी चेंज भी होती रहती हैं। हो सकता है लास्ट ईयर सीएसआई हो, तब तक हो। लेकिन अभी इस टाइम में कोई सीएसआई नहीं है।
जो मोस्पी का जो सेक्रेटरी है, डॉक्टर सौरभ गर्ग, आप ये देख सकते हो साइट पे जाके, कहीं भी जाके, कि जो मोस्पी का जो सेक्रेटरी है अभी, डॉक्टर सौरभ गर्ग, वही सेक्रेटरी एनएससी है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन। और बात भी वही है कि जो सीएसआई होता है वही सेक्रेटरी होता है और वही एनएससी होता है। तो ए से बी और ए से सी, तो बी से सी भी डायरेक्ट सेम ही चीज होगी। लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब वो तो यूपीएससी जाने क्या आंसर डिसाइड करेगी, लेकिन आप एक बार इसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। अगर एक से बात करें अपन डायरेक्ट, तो ये होगा सीएसआई, सीएसआई सेक्रेटरी मोस्टली। और इनडायरेक्टली देखें तो एक सेक्रेटरी मोस्टली इज आल्सो ए सेक्रेटरी ऑफ एनएससी। एक एक अगर मैं लगाऊंगा तो चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया लगा दूंगा, लेकिन हाल फिलहाल में कोई चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया नहीं है, आप ये डेटा चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 65 पे। कंसीडर द फॉलोइंग: क्रॉप, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, लॉजिंग, फिशिंग, एक्वाकल्चर, माइनिंग एंड क्यूरिंग। इन द एस्टिमेट ऑफ जीडीपी, हाउ मैनी ऑफ द अबव सेक्टर सब सेक्टर कंप्राइज द प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर प्लस माइनिंग एंड क्यूरिंग, ये चीजें होती है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। तो एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर, एलाइड सेक्टर में क्या होता है? लाइव स्टॉक होता है, डेयरी होता है, फिशरिंग होता है और फॉरेस्ट्री होता है, चार ही चीजें होती हैं। तो इसमें हो गया कि जो क्रॉप हो गया वो एग्रीकल्चर में आ गया, लाइव स्टॉक भी आ गया, फॉरेस्ट्री भी आ गया, फिशिंग भी आ गया और माइनिंग एंड क्यूरिंग भी आ गया। तो ये ऑल फाइव हो गए। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आता है और टर्शरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर आता है। अब अपन बात करते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग ए लॉन्गिट्यूडनल पैनल सर्वे। लॉन्गिट्यूडनल पैनल सर्वे क्या होता है? अपन ने एक पीएलएफएस का वीडियो था, पीएलएफएस। पीएलएफएस में क्या होता है कि अपन कोई एफएसयू होता है उसका फर्स्ट विजिट करते हैं, उसके बाद में उसकी रिविजिट करते हैं कि हम, ये जनवरी महीना है, जनवरी महीने के अंदर जो एफएसयू होता है उसका फर्स्ट विजिट में डेटा कलेक्ट करते हैं अपन हाउस होल्ड से। सेकंड विजिट क्या होता है उसका? फरवरी में फिर से अपन डेटा कलेक्ट करते हैं सेम हाउस होल्ड का, और मार्च में फिर से करते हैं, उसकी रिविजिट होती है तीन, और अप्रैल में फिर से रिविजिट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एक जो सेम सेट ऑफ होता है, रिस्पोंडेंट होता है, सेम सेट ऑफ हाउस होल्ड होता है, उसका सर्वे अपन बार बार रिपीटेडली और टाइम करते हैं। और ये रिविजिट के लिए क्यों किया जाता है? कि जो करंट वीकली स्टेटस होता है कि पिछले 7 दिन में आपने क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी करी है, उसके लिए ये डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल पैनल सर्वे क्या होता है कि जो एक फिक्स सेट ऑफ रिस्पोंडेंट होता है, वो सर्वेड रिपीटेडली ओवर टाइम, उनकी एक्टिविटीज में या जो भी हमारा करेक्टरिस्टिक है, सपोज कि हेल्थ एक्सपेंडिचर है या कुछ भी है, तो ओवर द टाइम उनके क्या चेंजेस आते हैं सेम रिस्पोंडेंट के बारे में। तो इसमें एक आ जाएगा ये फिक्स सेट ऑफ रिस्पोंडेंट सर्वे रिपीटेडली ओवर टाइम। लॉन्गिट्यूडनल पैनल सर्वे का मतलब, अगर एग्जांपल दूं तो मैं, जो पीएलएफएस सर्वे होता है, ये एक तरह से लॉन्गिट्यूडनल पैनल सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिससे लेबर स्टैटिस्टिक्स रिलीज किए जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 67 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आर करेक्ट? अब ये आपको शायद कहीं रिटर्न में मिले या ना मिले, कुछ कुछ चीजें आपको कॉमन सेंस ज्यादा काम करता है इसमें। जैसे ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स दैट फुलफिल द टेस्ट ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी आर टू बी कंपाइल्ड, एक बार इसको छोड़ देते हैं अपन। दूसरा क्या होता है? ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स मे बी ड्रॉन फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ सोर्सेज, स्टैटिस्टिकल सर्वे और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड से ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स कैसे रिलीज होता है? जैसे आपका हो गया मैं नरेगा, और एक हो गया आपका कोई भी स्कीम ले लो, आयुष्मान, आयुष्मान हेल्थ की स्कीम है, मैं नरेगा रोजगार की एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है। तो ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड इसमें कंपाइल होता रहता है कि कितने लोगों को रोजगार मिला, उसका वेजेस कितना था, मेल फीमेल कितने थे, ये सारा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स है। आयुष्मान भारत हो गया जिसमें हेल्थ की है, कि कितने लोगों को इंश्योरेंस मिला, कितने लोगों ने ट्रीटमेंट लिया, कितने को फ्री मिला, कितना एक्सपेंडिचर आया, ये सारी चीजें। तो ये हो गया इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड हो गया। The law, regulation, and the measure under which of the statistical system operate must be made public. Law and regulation ये सारे पब्लिक होने चाहिए।
ठीक है, मस्ट बी, यहाँ पे ये बात सही है। तो अपने को आ गया कि सेकंड और थर्ड तो सही है। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट पे। द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स दैट फुलफिल द टेस्ट ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी आर टू बी कंपाइल। बेसिक ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी को फुलफिल करें वही तो कंपाइल करे जाते हैं, वही स्टैटिस्टिक्स रिलीज किए जाते हैं। अगर वो हमारी प्रैक्टिकल यूटिलिटी को फुलफिल नहीं कर रहा है, यूज नहीं आ रहा, तो उस ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का कंपाइल करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये इसमें एक तरह से तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे इसमें। और statistics regarding which of the following aspect and matters connected therewith may be collected under collection of statistics act 2008। मैंने एक चीज आपको पहले भी कही है कि जितना सिलेबस में उसको एटलीस्ट एक बार ब्रीफ करो, छोटी छोटी चीजें देखो उसमें एक बार। तो अब आप देखोगे उसमें कि कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 है, उसकी जो फर्स्ट लाइन है, उसको फर्स्ट लाइन में ही आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। जो भी सिलेबस के अंदर आता है, जो भी आपको लास्ट ईयर में क्वेश्चन पेपर में मिलता है, जो भी वर्ड मिलता है, उसके बारे में एक बार आपको गूगल करना है। आजकल कई सारी चीजें हैं, चैट जीपीटी है, एआई टूल्स हैं, वो भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो एक चीज आपको कंपाइल करके एक एक बार देखनी है। अब आपको ये पता था कि कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट है 2008 है, ये रिप्लेस हुआ है जो पहले 53 में था, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 1953 में था, उसको रिप्लेस करके ये सारी चीज। लेकिन एक बार इसका जो ड्राफ्ट आता है उसको आप या तो समराइज करके देख लो इसमें कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो अगर आप पहली लाइन उसके गैजेट की पढ़ोगे तो यही आएगा कि द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 एंड एक्ट टू फैसिलिटेट द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, सोशल, साइंटिफिक एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, कलेक्शन ऑफ डेमोग्राफिक आ जाएगा, सोशल आ जाएगा, इन्वायरमेंटल आ जाएगा। अब एक चीज मैं बात बताऊं, आपको पता है कि जो एमडीजी था, एमडीजी के अंदर इन्वायरमेंटल में इतना फोकस नहीं हुआ था, लेकिन जो आजकल जो एसडीजी चल रहा है उसके तीन जो आप मेजर वो हैं, वो यही तो है कि इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया और इन्वायरमेंटल हो गया। तीनों चीजें आ जाएंगी इसमें। तो ये 1 2 3 हो गया। और अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। क्वेश्चन नंबर 69 इंडस्ट्रियल वर्कर का है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन का आप आंसर तब ट्राई करो जब आपने एक सीपीआई आईडब्ल्यू का वीडियो, मैंने ये क्वेश्चन आने से पहले ही एक वीडियो बनाया था, उसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन ट्राई करने का, सोल्व करने का कोशिश करो। अब क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर सीपीआई आईडब्ल्यू आर करेक्टेड। सीपीआई आईडब्ल्यू किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है? लेबर ब्यूरो, सही बात है। इसके साथ में भी आपको एक बात बता दूंगा, एएलआरएल होता है, वो भी लेबर ब्यूरो के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। सीपीआई आईडब्ल्यू यूज एज ए टूल ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन, सही बात है। सारे सीपीआई का मेन ऑब्जेक्टिव ही जो इन्फ्लेशन है उसको मेजर करने का है। लेकिन ये सीपीआई एएलआरएल सीपीआई आईडब्ल्यू ये एक स्पेशल पॉपुलेशन के लिए, स्पेशल एरिया के लिए बनाए जाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर लेबर हो गया, जो एग्रीकल्चर लेबर में काम करते हैं, रूरल रूरल एरिया का हो गया। और सीपीआई आईडब्ल्यू क्या, जो इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं उनकी जो लाइफस्टाइल में जो डेली बास्केट में जो इन्फ्लेशन आता है उसको मेजर करने के लिए बनाया जाता है। सीपीआई आईडब्ल्यू इज यूटिलाइज फॉर रेगुलेशन ऑफ वेजेस। मैंने आप इसमें जो हाउ सीपीआई रेलेवेंट, सीपीआई आईडब्ल्यू इज रेलेवेंट टू अस, उसके अंदर देखोगे ना आप, मैंने एक ही चीज कही है, एक तो जो गवर्नमेंट डियरेंस अलाउंसेज होता है, इसके बाद में ये देखो सीपीआई आईडब्ल्यू इज यूटिलाइज फॉर रेगुलेशन ऑफ वेजेस एंड डियरेंस अलाउंसेज फॉर वर्कर एंड एम्प्लॉय इन द कंट्री। इसके दो मेजर यूजेस है, डियरेंस अलाउंसेज और रेगुलेशन ऑफ वेजेस। रेगुलेशन वे ऑफ वेजेस का क्यों है? क्योंकि ये स्पेशल जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उन्हीं के अंदर तो ये कराया जा रहा है, उन्हीं की जो मार्केट होती है उन्हीं के अंदर तो ये इन्फ्लेशन मेजर किया जा रहा है। तो इसका मेन रोल ही यही है कि रेगुलेशन ऑफ वेजेस और साथ में डियरेंस अलाउंसेस, क्योंकि इसमें जो सारी जो पॉपुलेशन आती है वो एक तरह से वर्कर आती है, इंडस्ट्रियल वर्कर पॉपुलेशन आती है। अब अपन बात करें कि सीपीआई आईडब्ल्यू इज कम्पेयर्ड फॉर मेल फीमेल रूरल एरिया और अर्बन एरिया।
अब देखो, इसमें रूरल अर्बन का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं होता अलग अलग। रूरल अर्बन एक ही सीपीआई में रिलीज किया जाता है, वो रिलीज किया जाता है पीएसडी, मोसपी, प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, मोसपी के द्वारा। उसमें रूरल का अलग, अर्बन का अलग, कंबाइंड का अलग। तो ये फोर्थ ऑप्शन तो हुआ नहीं अब आपका। लेकिन अब आपको पता है कि इसमें आपको सारे ऑप्शन नहीं पता है। तो अब अपन ऑप्शन से चलते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन से ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है। अब आपको पता है कि कौन कौन सी चीजें आपको पता है इसमें से। लेबर ब्यूरो, ये तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि लेबर ब्यूरो के द्वारा, ये तो सबसे बेसिक चीजें हैं। इसके बेस ईयर हो गया, ये सारी चीजें, ये बेसिक चीजें। तो अब बचे फर्स्ट और थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड में, थर्ड भी है लेकिन आपको सेकंड, अगर सेकंड आपको पता है कि ये इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए है, अगर आपको थर्ड भी इसमें नहीं पता है, आपको फर्स्ट और सेकंड भी पता है, तो भी आप आंसर तक पहुंच जाओगे। और अगर आपको सेकंड और थर्ड भी पता है, तो भी आप आंसर से पहुंच जाओगे। तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी इसका आंसर हो गया। अब अपन बात करते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग सेंसस, इकोनॉमिक सेंसस। अभी हमने सारा डिटेल में किया है कि ये 6 राउंड हो गए हैं, 6 के डेटा पब्लिश हो गए हैं, सेवन्थ हुआ उसका हुआ नहीं है। एट्थ जो इकोनॉमिक सेंसस है वो प्लानिंग हो रहा है 2015-16 में कंडक्ट होने का, अभी कोई ऑफिशियल नहीं है। और कंसिडर द फॉलोइंग सेंसस, हाउ मैनी ऑफ द अबव सेंसस आर कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इकोनॉमिक सेंसस तो होता ही है, ये सब आपने पढ़ा है। माइनर इरिगेशन सेंसस, एक क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये क्या होता है, ये करवाती है माइनर इरिगेशन सेंसस। ये फर्स्ट हुआ था 1987 के आसपास, 1987 में। इसके बाद में कंटिन्यूअसली चलते रहे। लास्ट क्या हुआ, जो सिक्स्थ हुआ, वो हुआ 2017-18 में। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एक अलग वो करवाती है, वाटर बॉडी सेंसस। ये वाटर बॉडी सेंसस होता है, ये फर्स्ट टाइम हुआ था 2017-18 में। डेटा इसका बाद में पब्लिश हुआ होगा, या आप इसका चेक कर लेना। वाटर बॉडी सेंसस भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करवाती है। तो अब क्या होगा, जो अभी इसका सेवंथ है और इसका जो सेकंड राउंड है, ये साथ में होगा, और इसका डेटा अभी चल रहा होगा, या डेटा इसका रिलीज होगा थोड़े टाइम में, या डेटा लॉन्च होगा ये। तो ये एक तरह से माइनर इरिगेशन सेंसस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करवाती है। लेबर सेंसस, लेबर सेंसस का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है ऐसा, लेबर सेंसस का। लाइव स्टॉक सेंसस, आपको पता है कि जो 1919 से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट, और लास्ट 2020 में 20th इकोनॉमिक सेंसस का डेटा रिलीज हो गया था। और जो 21st है, ये हर 5 साल से करवाया जाता है। 21st है ये, अक्टूबर, 25 अक्टूबर 2024 में इसको लॉन्च कर दिया गया। ठीक है। अब इसका ये 2025 में कंप्लीट हो जाएगा, और इसका डेटा रिलीज हो जाएगा। तो ओनली 3 आ जाएगा, लेबर इकोनॉमिक सेंसस को छोड़ के तीनों सेंसस होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 71, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन, एनएससी। एनएससी वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू रेजुलेशन इन 2005। हाँ, ये सही है। और बाय रिकमेंडेशन ऑफ रंगराजन सर, रंगराजन सर की जो कमेटी है, उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम रिजोल्यूशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजोल्यूशन से सेटअप हुआ 2005 में। और ये वर्किंग इसका स्टार्ट है 2006 में। आप चेक कर लेना डेट, जुलाई, आई थिंक 12 जुलाई 2006 में। एनएससी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब अपन बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसमें, जिसकी पावर और वर्क एलोकेशन, ये सब एक कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड होता है कि, अब एनएससी का ऐसा कुछ है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी है, आपका होगा फाइनेंस कमीशन हो गया, आपका होगा यूपीएससी हो गया, आपका हो गया जो इलेक्शन कमीशन हो गया। ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनको पावर मिली है, इनको वर्क वहीं से डिसाइड हुआ है। तो एनएससी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और एनएससी एज 4 मेंबर बिसाइड ए चेयरमैन।
एनएससी एज 4 मेंबर, बात सही है कि हमने अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि एक चेयरमैन हो गया, 4 मेंबर हो गए, एक सेक्रेटरी हो गया और एक नीति एक्स ऑफिशियो मेंबर हो गया नीति आयोग का। तो अगर टोटल कंबाइंड करें तो 7 मेंबर हो गया, लेकिन मेंबर की कैटेगरी में एनएससी एज 4 मेंबर बिसाइड ए चेयरमैन। ये बात सही है, तो फर्स्ट और थ्री आपका सही हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। विच ऑफ फॉलोइंग आर मेंट टू प्राइवेट प्रोवाइड लीगल सपोर्ट फॉर कलेक्शन ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को लीगल सपोर्ट कौन कौन से एक्ट प्रोवाइड करेंगे। अब बात करेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल। अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल की इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की जाती है, आपका वर्क अलोकेशन किया जाता है। तो ऑब्वियसली ये मोस्टपी के वर्क लोकेशन है कि ये लार्ज सैंपल सर्वे करवाना, ऑफिशियल डेटा कलेक्ट करना, रिलीज करना, तो ये इसको लीगल सपोर्ट देता है कि आपको आपके वर्क लोकेशन में है कि आप ये आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। द सेंसस एक्ट द सेंसस एक्ट 1980, ये तो आपको पता ही, 1948 ये लीगल सपोर्ट हो गया। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951। अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट क्या है कि ये आपको जो आपका जो इलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में है कि क्या क्या आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, जो मतदाता सूची होती है वो रिलीज करने का, ये सारी चीज़ें, इसमें वोट देने का राइट वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं कि आपको वो इलेक्शन लड़ सकते हो अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2008, अब ये पहले 1953 हुआ करता था कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट, अब ये 2008 है। तो अब इसमें भी अगर आप एक देखें कि जो सारे ऑप्शन है उसमें 3 ऑप्शन वाला सही है, ठीक है। एक कोई सा भी एक नहीं होना चाहिए, तो कोई सा अगर आप बेसिक भी लगाओगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 नहीं आएगा ना, ये सारी चीजें तो बेसिक है। अगर आपको अगर आप फिर भी अगर आपको पता है कि सेंसस एक्ट 1948 पता है और ये 2000, तो सेकंड और फोर्थ कौन से ऑप्शन में सही है। सेकंड और फोर्थ बेसिकली एक तो इसमें सही है, और सेकंड और फोर्थ किस में सही है, एक इसमें सही है। इन दोनों के अंदर अब आपको जाना है कि फर्स्ट और थ्री में कौन सा सही है, फर्स्ट और थ्री में से कौन सा लोगे आप। ऑब्वियसली एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल लोगे, मैंने डिटेल में बता दिया कि किस किस एक्ट का क्या क्या सपोर्ट होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट नहीं होगा। अगर आपको एक सिंपल चीज ये भी बताए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट लीगल सपोर्ट नहीं करता है, तो भी आप आंसर बता दोगे इसका। तो अगर मैं बात करूंगी फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, बी। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिफरेंशिएट और डिफरेंशिएट जीडीपी फ्रॉम ग्रोस नेशनल इनकम। जीडीपी क्या होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनआई क्या होती है, ग्रोस नेशनल इनकम। तो इसके अंदर एक ही चीज का होता है, जो ज्योग्राफिक बाउंड्री होती है वही इसको डिफरेंशिएट करती है, बाकी और इसमें कोई है नहीं। तो ज्योग्राफी हो गया, स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल और ये मॉनेटरी का कोई वो नहीं होता, ओनली सेकंड आएगा इसमें, बी। और अगर अपन बात करें 74 के बारे में, तो विच ऑफ फॉलोइंग आर कंप्यूटेड एज पर प्रिविलेंट मेथडोलॉजी ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं अपन। जो जीडीपी हो गया, आपने देखा होगा कि स्टेट के एस्टिमेट निकलते हैं, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, स्टेट जीडीपी। तो इसमें एक तो हो गया। अब आप क्वेश्चन में देखोगे ना, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये एक तरह से सेम पेयर की चीजें पूछना चाह रहा है। अर्बन और रूरल हो गया। तो अब आप देखोगे अर्बन का आएगा तो रूरल का भी आएगा। अब स्टेट का आपको पता है कि स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम प्रिविलेंट मेथोडोलॉजी से इसके एस्टिमेट कंप्यूट किए जाते हैं। अब ऑप्शन में क्या दे रहा है, फर्स्ट सेकंड दे रहा है, सेकंड थर्ड दे रहा है, थर्ड फोर्थ दे रहा है, फर्स्ट फोर्थ दे रहा है। आपको पता है कि स्टेट तो होगा ही होगा, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट का नहीं पता है आपको, डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी आजकल एस्टिमेट रिलीज किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट वो स्टेट जो होते हैं वो अपना खुद का एस्टिमेट निकालते हैं। तो उसमें स्टेट लेवल के तो वही निकाल देते हैं, मोस्टली वगैरह ही। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एस्टिमेट होते हैं, आजकल स्टेट भी अपनी अपनी जो जीडीपी है वो कंपाइल करता है, तो उसमें वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी एस्टिमेट निकालता है, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अब इसमें ये हो गया कि फर्स्ट तो आपको सही है, फर्स्ट तो ये सही है,
और ये फर्स्ट सही है, बाकी दो ऑप्शन तो कट हो गए। अब फर्स्ट के साथ आप क्या डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेना चाहोगे या रूरल? तो रूरल होगा तो अर्बन, ये देखो आपको ऑप्शन उस हिसाब से चूज करने, स्टेट होगा डिस्ट्रिक्ट होगा, अर्बन होगा रूरल होगा। आपको पता है स्टेट होगा तो डिस्ट्रिक्ट भी होगा, तो फर्स्ट और सेकंड इसमें आंसर आ जाएगा। हर चीज आपको क्लियरली पता होना जरूरी नहीं है, बस आपको कॉमन सेंस से आंसर लगाना है वहां पे। हर चीज अगर आप पढ़ने बैठ गए, पूरा सिलेबस कर लिया, फिर भी डायरेक्ट आंसर थोड़ी आ जाएगा। ये तो आपको थोड़ा सा वहां पे बैठ के ही, जो एग्जाम का माहौल होता है उसी में आपको दिमाग लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन? डेटा कलेक्शन क्या है भाई? सेंसस है, सेंसस एंड सर्वे हो गया, ये तो अपन करवाते ही हैं। सेंसस सर्वे से तो डेटा कलेक्ट होता ही है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड जो हमने अभी मैं नरेगा आयुष्मान भारत और ये सब किया। और एमआईसी क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। इसके द्वारा भी जो डेटा कलेक्ट होता है वो एक एक्सेप्टेड मेथड है एमआईसी के द्वारा। रिमोट सेंसिंग क्या हो गया? रिमोट सेंसिंग हो गया, जो सैटेलाइट से जो इमेज लिया जाता है, सैटेलाइट से इमेज लिया जाता है कि सपोज कि मुझे एग्रीकल्चर की एस्टीमेट निकालनी है कि कितने एरिया के अंदर कौन सी फसल है। तो उस हिसाब से बात करूं तो मैं उसमें सैटेलाइट में इमेज लिया जाता है, और सैटेलाइट का रेजोल्यूशन इतना हाई होता है कि वो, अगर मैं बात करूं कि इनिशियल स्टेज में जो वीट और वीट और बारले होता है वो सेम एक तरह के दिखते हैं, गेहूं और जो होता है वो सेम एक तरीके के दिखते हैं। लेकिन जो सैटेलाइट इमेज वाले इतनी हाई टेक्नोलॉजी है कि वो उसके अंदर भी आपको डिफरेंस करके बता देंगे कि ये वीट है और ये बारले है। रिमोट सेंसिंग भी एक ऑफिशियल एक्सेप्टेड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है। तो इसमें आ जाएगा वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और अगर आप बात करें कि फर्स्ट सेकंड वाले, देखो अब आंसर तक कहाँ कैसे जाना है आपको। अब आपको पता सेंसस सर्वे ये तो ऑफिशियल है ही, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड ये तो है ही, एमआईसी का नहीं पता आपको एक बार के लिए। एमआईसी नई चीज होगी तो एमआईसी का आपको नहीं पता होगा। तो फर्स्ट सेकंड तो है ही है इसमें, फर्स्ट सेकंड क्या इसमें है, और फर्स्ट सेकंड इसमें है। अब रिमोट सेंसिंग, अब आप किसके साथ में जाओगे? एमआईसी, एमआईसी आपने पहली बार सुना होगा या बाद में सुना होगा? अगर पढ़ा है तो सुना होगा। रिमोट सेंसिंग आजकल फॉरेस्ट वगैरह में कैप्चर किया जाता है कि कहाँ पे आपका फॉरेस्ट में एनरोचमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, आग वगैरह लग गई, ये सारी चीजें उसमें दिख जाती हैं। तो फर्स्ट सेकंड तो सही है, आपको फर्स्ट सेकंड से आपके पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, तो 50% सही होने की प्रोबेबिलिटी, तो आप ओनली दो ऑप्शन से आपके पास सही है। अब आपको ये देखना है थोड़ा बहुत, अगर रिमोट सेंसिंग के बारे में आपने पढ़ रखा है तो आप सीधा आंसर पे पहुंच जाओगे, डी पे। अब अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 76 की, 76 क्या है? इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्राइस इंडेक्स नंबर विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर हैज और हैव टू बी कंसिडर्ड? प्राइस नंबर क्या होता है? द सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव। ये तो बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया है कि द सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए। कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट पैलेसेज वेदर नेशनल और इंटरनेशनल मस्ट बी पॉसिबल। अब इसमें क्या होता है? मस्ट बी पॉसिबल, कई चीजें आप इसकी उसी पे देखोगे, जो वर्ड है ना उसी के ऊपर ये कंपैरिजन अच्छी चीज है, लेकिन मस्ट बी पॉसिबल में ये चीजें यहाँ पे लैग कर जाती हैं। कि हो सकता है कई बार ये पॉसिबल नहीं हो, इसके लिए एक अलग से आईसीपी करवाया जाता है, इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, जिसके अंदर ये कंपैरिजन किया जाता है। तो प्राइस इंडेक्स ये मस्ट बी पॉसिबल नहीं है। और अब ये देखो कि यहाँ भी आ गया, इट मस्ट बी एप्लीकेबल टू ईच इंडिविजुअल विद इन द ग्रुप ऑफ द विच द इंडेक्स इज बीइंग प्रिपेयर्ड। ये आया था इट मे बी एप्लीकेबल टू ईच मेंबर, या फिर ईच नहीं आना चाहिए इसमें, ईच इंडिविजुअल, ईच इंडिविजुअल पे मस्ट एप्लीकेबल, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती रियल लाइफ में। तो इसमें आ जाएगा आपका ओनली वन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। सही बात है। इंडेक्स नंबर यही तो मेजर करने के लिए बताया कि ओवर द टाइम क्या चेंजेस आते हैं उनके पे। इंडेक्स नंबर मेजर द एक्सटेंट टू विच वैल्यू इन ए डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। नहीं नहीं, ये एवरेज वैल्यू से आपको एक्सटेंड या डिफर करने का जानकारी नहीं देता है इंडेक्स नंबर। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ओनली वन आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। द मेजर सोर्स ऑफ डेटा ऑफ इंडेक्स ऑफ आईआईपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज फ्रॉम कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अरे नहीं,
डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल, DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये हो गया। नेशनल सैंपल सर्वे, तो ये नेशनल सैंपल सर्वे कैसे करवाया ने? ये तो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर पे डेटा सर्वे का काम होता है, ये नहीं होता। IIP, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री, नहीं नहीं, DPIIT है, यही एक मेजर सोर्सेज है जो डेटा प्रोवाइड करवाता है IIP के लिए। अब ये रिलीज किसके किया जाता है? EST, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स डिवीजन। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 79 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द GER ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो ऑफ द इंडिया इंडिकेट दैट इन प्रिंसिपल इंडिया इज एबल टू अकोमोडेट ऑल ऑफ इट्स प्राइमरी स्कूल एज पॉपुलेशन। अब आपने GER का कभी डेटा देखा होगा? GER का डेटा इंडिया का कभी 103, 103% या 104%, 107% ऐसे जाता है। तो GER होती क्या है कि एक पर्टिकुलर एज है प्राइमरी स्कूल के लिए, स्कूल प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के लिए क्या है कि 6 से 14 ईयर तक ये है। अब जो एक तो डिवाइड कितने करेंगे कि जो 1st से 8 के अंदर कितने स्टूडेंट इसमें इनरोल हैं, डिवाइड बाई जो 6 से 14 ईयर की जो पॉपुलेशन है, एज पॉपुलेशन है। तो ये इंडिया के केसेस में अभी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया के केसेस में क्या है कि जो जिसकी एज 4-5 है वो भी फर्स्ट क्लास में इनरोल्ड हैं। साथ में जिनकी एज 14 से ज़्यादा है, ये मान लो 15-16 है, वो भी इस वाली क्राइटेरिया के अंदर इनरोल है 1st से 8 तक। तो ये बात आ जाती है कि डिवाइड बाई 6 से 14, इसकी जो डिवाइड करते हैं वो 6 से 14 के बीच की जो एज पॉपुलेशन होती है उसी से करते हैं। तो ये हमेशा 100 से ज़्यादा रहता है। 100 से ज़्यादा रहना इवन अच्छी बात नहीं है, और लेकिन 100 से ज़्यादा रहने का मतलब ये है कि इंडिया इज एबल टू अकोमोडेट ऑल ऑफ इस प्राइमरी स्कूल एज पॉपुलेशन। ठीक है, ये 100 से कम रहे तो इंडिया इज नॉट एबल टू अकोमोडेट। लेकिन ये अगर आप डेटा देखोगे तो ये 103-4, 102-3-4 ऐसे आएगा कि ये ऐसे आएगा कि अगर अपन बात करें कि 100, अगर 100 लोग 6 से 14 साल के बीच में हैं, तो क्लास 1 से 8 तक 103, उस वाले पेज में 103, 104-105 लोग क्लास 1 to 8 में पढ़ रहे हैं। द जेंडर पैरिटी इंडेक्स शो ए डिक्रीजिंग ट्रेंड एट प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन लेवल ओवर द ईयर फ्रॉम 2016-14 टू 2021-22। जेंडर पैरिटी इंडेक्स क्या होता है कि जो कितना एक तरह से प्रोपोर्शन होता है वो जेंडर, मेल और फीमेल का, कि जो प्राइमरी हायर एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के अंदर पढ़ रहा है। तो ये चीज़ें अगर आप एक बेसिक सेंस से भी देखो तो इंडिया के अंदर जो अगर आप डेटा देख लोगे तो वो तो आपको डेटा से पता चल जाएगा, लेकिन बेसिक है कि जो गर्ल्स का प्रोपोर्शन है वो कम नहीं हो रहा है। गर्ल्स का प्रोपोर्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, रिमोट एरिया के अंदर भी गर्ल्स पढ़ रही हैं। तो ये डे बाय डे एक पॉजिटिव ट्रेंड आ रहा है, ना कि एक नेगेटिव ट्रेंड आ रहा है। तो इसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है, ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है, तो ओनली फर्स्ट इसमें आएगा। और अब बात करें अपन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ द मनी वेजेस ऑफ ए इंडिविजुअल 8,000 एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2012 इज 200 इन जनवरी 2023। हमने एक चीज बात करी थी कि जो रियल वेजेस क्या होता है, रियल वेजेस क्या होता है, ये होता है नॉमिनल वेजेस, नॉमिनल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसमें कहाँ लिखा है मनी वेजेस, मनी वेजेस डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर, या जो इन्फ्लेशन जो बोलते हैं। इसका मतलब क्या है मनी वेजेस, कि सपोज 2011 में मेरे को 1,000 रुपये सैलरी मिलती थी, उसमें मैं इतनी सारी चीजें खरीद लेता था। लेकिन अभी 2023 में सैलरी बढ़ के 1,500 हो गई, लेकिन इन्फ्लेशन डबल हो गया, वो तो उतनी जो चीजें 2011 में मैं खरीद पा रहा था उस सैलरी में मैं आज के टाइम में उतनी सारी चीजें नहीं खरीद पा रहा। तो रियल वेज निकालने के लिए अपन मनी वेज को इंडेक्स नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो मनी वेजेस क्या है, 8,000 हो गया, और इंडेक्स नंबर 2,000 हो गया, 200 हो गया सॉरी। तो ये 200 हो गया, तो मतलब परसेंट में है ना, तो डबल हो गया एक तरह से। तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसमें, ठीक है।
डबल, इन्फ्लेशन डबल हो गया ना, तो रियल वेजेस ऑफ द इंडिविजुअल विल बी 4,000 इन जनवरी 2023। आगे बात समझ में? तो जो रियल वेजेस है, अगर कंपैरिजन करें 2011-12 के इंडेक्स प्राइस है, तो रियल वेजेस उसका है वो 4,000 ही इसका बचता है, ठीक है। तो अगर उसकी सैलरी 2011-12 में 4,000 थी, तो उसकी सैलरी आज भी रियल वेजेस के टर्म में उतनी ही है, बढ़ी नहीं है। ये हो गया हमारा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में 2023 का क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बाकी यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।